प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ध्रुवस्वामिनी नाटक की कुछ सप्रसंग व्याख्याओं के बारे में जानते हैं, उनको पढ़ते हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक का जो प्रथम अंक है उनमें से हमने कुछ व्याख्याओं को कर लिया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बचे हुए हैं जो इस प्रकार से हैं। देवी, यह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ आएंगी वह काई की जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विषण बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। हम इस अवतरण को के जो कठिन शब्द हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर वल्लरी। वल्लरी का अर्थ होता है लता, जिसको हम बेल भी कहते हैं। नन्हे नन्हे जो इसकी छोटी छोटी पत्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद काई की जाति, अर्थात एक काई की प्रजाति है, अर्थात जो बेल है वह काई के रूप में है, उसकी अनेक प्रजातियां होती है। उसके बाद बिचलन। बिचलन का अर्थ होता है फिसलन। क्षमता का अर्थ होता है शक्ति को बढ़ा लेना। और अवलंब का अर्थ होता है सहारा। कठिन शब्दों के अर्थ को जानने के बाद प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक ध्रुवस्वामिनी के प्रथम अंक से ली गई है। इस नाटक में प्रसाद जी ने ऐतिहासिक कथा के आलोक में स्त्री अधिकार संबंधी समस्याओं को उठाया है। यह पंक्तियां खड्गधारिणी का कथन है। खड्गधारिणी जो ध्रुवस्वामिनी के चंद्रगुप्त के प्रति मनोभावों को जानने के लिए रामगुप्त द्वारा ध्रुवस्वामिनी की सेवा में नियुक्त की गई है। ध्रुवस्वामिनी द्वारा अपनी निराशा, उदासी और व्यवस्था को जाहिर करने पर उसे उत्तेजित करती है ताकि चंद्रगुप्त के प्रति अपने मनोभावों को वह खुलकर प्रकट कर सके। फिर करते हैं व्याख्या में हमने पढ़ा देवी यहाँ पर ध्रुवस्वामिनी के लिए आया है और खड्गधारिणी ध्रुवस्वामिनी से कहती है। खड्गधारिणी ध्रुवस्वामिनी को झरने के पास पहाड़ी पर चढ़ी हुई एक बेल की ओर संकेत करके कहती है कि हे स्वामिनी, यदि आप पहाड़ी पर चढ़ रही उस बेल की छोटी छोटी पत्तियों को ध्यान से देखें तो आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि वह लता मूलतः एक काई की प्रजाति की बेल है। यही बेल जो अपने मूल रूप में अपने ऊपर पांव रख देने वाले को फिसलाकर गिरा दिया करती थी, अब अपने प्राणों की शक्ति बढ़ा लेने अर्थात अपने को सशक्त मजबूत बना लेने पर न केवल स्वयं पहाड़ी पर चढ़ गई है अपितु अन्य लोगों के भी पहाड़ी पर चढ़ने का सहारा बन गई है। खड्गधारिणी का आशय है, खड्गधारिणी कहना चाहती है कि ध्रुवस्वामिनी को भी अपने आत्म बल को जगाना चाहिए और काई की तरह न केवल अपने कुचलने वाले अर्थात रामगुप्त को धराशायी कर देना चाहिए अपितु शक्ति को इकट्ठा करके चंद्रगुप्त को भी सहारा प्रदान करना चाहिए। इस अवतरण का यही आशय निकलता है, यही भावार्थ निकलता है कि नारी जाति की आत्म शक्ति को जागृत करने के लिए लेखक ने उस बेल का एक सुंदर प्रतीक लिया हुआ है। उस प्रतीक के माध्यम से वह नारी की शक्ति को जागृत करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है।
भाषा सहज एवं सरल है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है। व्यंजना शब्द शक्ति है। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है और दृश्य बिंब का प्रयोग किया है, क्योंकि दृश्य बिंब का प्रयोग इसलिए है क्योंकि वह सामने पहाड़ी पर चढ़ी हुई बेल को संकेत के माध्यम से दिखाती है। उसके बाद अगला अवतरण आता है, उसमें यही है, वह दूर की बात है, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहां से घुस आता है। कुमार की संदिग्धा सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। यहाँ पर जो कठिन शब्द है उनके अर्थ जानते हैं। कठोरता होता है कठिनपन। संनिग्ध का अर्थ होता है प्रेम, कोमल। सरल का अर्थ सरली होता है। पुलकित का अर्थ होता है आनंदित होना, प्रसन्नचित होना। और आश्चर्य का अर्थ होता है बड़ी हैरानी। प्रसंग वहीं आएगा, उसी तरह हमने लिखना है। इन पंक्तियों में दुर्वामिनी खड्गधारिणी से कहती है, वह दो भाइयों में तुलना करती है। तुलना करते हुए कहती है, रामगुप्त की कठोरता पर अफसोस प्रकट करते हुए कहती है कि उसका हृदय इतना कठोर कैसे हो गया है। पता नहीं, मनुष्य के हृदय से देवता स्वरूप अच्छी भावनाओं को हटाकर राक्षस रूपी दुष्प्रवृत्तियां कहां से घुस आती है। एक तरफ चंद्रगुप्त है, जो प्रेम, सरलता और सुंदरता की साक्षात मूर्ति है, जिसे देखकर संसार का कोई भी प्राणी प्रेम से पुलकित या प्रेम से आनंदित, प्रेम से प्रसन्न होने लगता है। परंतु दूसरी तरफ उन्हीं का भाई रामगुप्त है, जो कठोरता और कटुता की साक्षात मूर्ति है। भाई भाई के स्वभाव में इतना अंतर बड़ा आश्चर्यजनक है, इसको देख करके बड़ी हैरानी होती है। तो अब हम विशेष की बात करते हैं, विशेष में भावार्थ को लेते हैं। दुर्वामिनी ने रामगुप्त और चंद्रगुप्त की तुलना करते हुए रामगुप्त को कठोर तथा चंद्रगुप्त को सरल, प्रेम और सुंदरता की साक्षात मूर्ति बताया है। बाकी जो विशेष में लिखेंगे वो पहले की तरह वैसे के वैसे लिखेंगे। उसके बाद अगला जो अवतरण है उसको देखते हैं। देवी, सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियां शिथिल होने लगी है। देखिए न, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? इस अवतरण के हम कठिन शब्द देखते हैं। सायंकाल का अर्थ होता है संध्या या शाम। वनस्पतियां, पेड़ पौधे। शिथिल का होता है मध्यम अर्थात कमजोर होना। व्योम का अर्थ होता है आकाश। विहारी अर्थात विचरण करने वाले, चलने वाले। नीड का अर्थ होता है घोंसला। कोलाहल का होता है शोर या कलरव। ये से कठिन शब्द हैं। प्रसंग वही लिखेंगे, परंतु इन पंक्तियों में दुर्वामिनी की दासी जो प्रतिहारी है
वह दुर्वामिनी से कहती है स्वामिनी, संध्या का आगमन हो गया है। संध्या का समय हो जाने के कारण वनस्पतियां भी सुस्ताने लगी है तथा आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों के झुंड भी प्रसन्नता पूर्वक शोर करते हुए अर्थात कलरव करते हुए अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में क्या अभी आपकी भीतर लौट चलने की इच्छा नहीं हुई है, अर्थात अब आपको भी अंदर शुरू में लौटना चाहिए न। इस अवतरण का भावार्थ यह निकलता है कि जो दासी है, जो उसकी सेविका है, प्रकृति का उदाहरण दे करके वह दुर्वामिनी को सूर में चलने का आग्रह करती है। विशेष में वही लिखेंगे, वहीं 5-6 बिंदु होते हैं। भाषा सहज एवं सरल है, तत्सम शब्दावली है, प्रसाद गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति है, संवाद शैली है और दृश्य बिंब का प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद अगला जो अवतरण है, झुंझुलाकर, चिंता करते करते देखता हूं कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो, खड़गधारनी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ नहीं सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। इन पंक्तियों के कोई ज्यादा कठिन शब्द तो है नहीं, परंतु हम इनके अर्थ को जानते हैं कि बार बार जब प्रतिहारी, जो उसकी सेवा करने वाले जो दूत है, जो दास और दासियां हैं, वे कहते हैं कि समाचार आया है, समाचार आया है, समाचार को वह सुन करके झुंझुलाकर कहता है कि उसके सामने एक के बाद इतने चिंताजनक समाचार आ रहे हैं कि लगता है जैसे चिंता करते करते उसे मर जाना पड़ेगा। फिर वह प्रतिहारिणी को ठहरने को कहता है तथा खड़गधारणी से कहता है कि वह ठीक है कि उसने अपना काम अच्छी तरह से किया है, परंतु उसे यह बात अच्छी तरह समझ नहीं आई है कि दुर्वामिनी अब भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है या नहीं। इन पंक्तियों को पढ़ने से केवल इसका यही भावार्थ निकलता है कि रामगुप्त अपनी पत्नी के ऊपर शक करता है और वह संकालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके बाद जो आगे जो व्याख्या के लिए अवतरण है, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। इस अवतरण में जो कठिन शब्द है वे है गंभीर। गंभीर का होता है बहुत गहरा, व्यापक का बहुत विस्तृत, उद्वेलित का होता है प्रकट होना। हम इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। प्रसंग वहीं का वहीं लिखना है। रामगुप्त स्वयं सोचता है कि जो नारी उसके शासन में रहकर उसकी महारानी होकर भी अन्य पुरुष अर्थात चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, उसमें परकीय भाव है और परकीय भाव होने के कारण वह गंभीर और व्यापक सरसता लहराती होगी। उसे दुख है कि ऐसी नारी का प्रेम रस उसे दुर्लभ हो रहा है। फिर उसे ख्याल आता है कि चंद्रगुप्त से प्रेम करने के कारण ऐसी नारी न जाने कब चोट कर बैठे, अर्थात उसे शंका है कि
न जाने कब दुर्वांशु छोड़ बैठे या उसके विरुद्ध कोई कुचक्कर रच दे। इसलिए खड्गधानी के द्वारा दुर्वामनी के पास यह संदेश भेजता है कि वह दुर्वामनी को केवल रामगुप्त से प्यार करना चाहिए। इसी के बारे में बताता है। इन पंक्तियों से यही भावार्थ निकलता है कि रामगुप्त संकालु और लापरवाह राजा है और अपनी ही पत्नी पर शक करता है, शक की दृष्टि से उसे देखता है। आगे जो अवतरण है, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। इसमें जो कठिन शब्द है स्वार्थ, स्वार्थ का होता है अपना हित। गौरव, गौरव का अर्थ होता है गरिमा। सर्वनाश, सब कुछ नष्ट कर देना। छल छंद, छल कपट धोखाबाजी। इनमें जो प्रसंग है वही लिखेंगे। उसके बाद व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या कहते रामगुप्त और शिखर स्वामी के चले जाने के बाद मंदाकिनी अर्थात खड्गधारणी प्रकट होती है और वह सवगत रूप में कहती है कि गुप्त साम्राज्य पर संकट के बादल छाए हुए अर्थात गंभीर समस्या आई हुई है। मूर्ख रामगुप्त और उसके मंत्री शिखर स्वामी ने अपने निजी हित के लिए अपने आश्रितों और अपनी गद्दी को बनाए रखने के लिए गुप्त साम्राज्य के गौरव को मिट्टी में मिलाने का निश्चय कर लिया है। रामगुप्त कायर है और कायर व्यक्ति आत्म सम्मान और कुल मर्यादा को ताक पर रख देता है। कायर व्यक्ति युद्ध में शत्रु के सम्मुख लड़ने के बजाय राजनीतिक चालों की बात कहा करता है, अर्थात वीरता पूर्वक शत्रु से टक्कर न ले पाने को भी कूटनीति कहने लगता है। रामगुप्त में सकराज का सामना करने की वीरता तो नहीं है, पर वह सकराज का संधि प्रस्ताव मान लेता है। इस प्रकार से वह अपनी इस चाल को एक कूटनीति बताता है और वह लड़ने की बजाय छल कपट की भावना से काम करता है। इसका भावार्थ यही निकलता है कि रामगुप्त एक कायर व्यक्ति है। वह युद्ध में वीरता पूर्वक शत्रु से टक्कर तो नहीं ले सकता, परंतु वह धोखेबाजी और छल कपट से काम करना चाहता है। अगला अवतरण है, गूंगी के अभिनय के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा संदिग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसी का बड़ा भाई रामगुप्त कपटचारी रामगुप्त जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृति में अपने को छिपा लूं, पर मंदा मुझे विधाता ने क्यों बनाया सोचने लगती है। इस अवतरण में हम कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं और देखने के बाद हमें पता चलता है कि कठिन शब्द जान लेने के बाद हम इसके भाव को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो उसमें कठिन, कलुषित, दूषित,
विस्मृति विधाता की स्मृति, विधाता का याद अर्थात मर जाना। उसके बाद प्रसंग जो तो लिखना है और उसके बाद हम व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या मंदाकिनी यह समाचार चंद्रगुप्त तक पहुंचाना चाहती है। गूंगी का अभिनय करते हुए उसने जान लिया था कि महादेवी दुर्वासिनी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम भाव है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त और रामगुप्त के व्यक्तित्व की तुलना करते हुए वह सोचती है कि कुमार चंद्रगुप्त के मन में बहुत अधिक समर्पण की भावना है, जबकि उसी का बड़ा भाई रामगुप्त के मन में बहुत अधिक समर्पण की भावना नहीं है, जबकि उसी का बड़ा भाई रामगुप्त अत्यंत कपटी भी है। उसके सभी व्यवहार छल कपट से भरे होते हैं। वह चाहती है कि इस कलुषित अर्थात दूषित वातावरण से कहीं दूर चली जाए। वह इस सब को भुला देना चाहती है, अर्थात परमात्मा के दरबार में जाना चाहती है। वह सोचती है कि न मालूम विधाता ने उसे किस उद्देश्य से बनाया था। फिर इसके भावार्थ की बात करते हैं। दुर्वासिनी का चंद्रगुप्त के प्रति जो कोमल भाव है वह उसका चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करता है। इस अगले अवतरण में मैं कहूंगा, देवी अवसर देकर राज्य की रक्षा करने वाले उचित सम्मति देना ही हमारा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। इसमें हम कठिन शब्द तो ज्यादा बनते नहीं, प्रसंग वही लिखना है। उसके बाद व्याख्या करते हैं। व्याख्या शिखर स्वामी दुर्वासिनी को उत्तर देते हुए कहता है कि वह तो अवसर अनुकूल या समय के अनुसार राज्य की रक्षा करने वाली सम्मति मत देना अपने कर्तव्य मानता है। उसके अनुसार राजनीति का यह सिद्धांत है कि राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करनी चाहिए। इसके लिए यदि राजा, रानी, कुमार, अमात्य आदि का त्याग और बलिदान देना पड़े तो वह भी किया जा सकता है। राजनीति में राज्य का त्याग करना सबसे अंतिम उपाय है। इसलिए शिखर स्वामी यह उचित मानता है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए महादेवी तथा सामंत पत्नियों को सकराज के पास उपहार स्वरूप भेजा जा सकता है। इन पंक्तियों का भावार्थ यही निकलता है। राजनीति की अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्या शिखर स्वामी करता है और राजा और मंत्रियों के कायरता के भी दर्शन होते हैं। इस अवतरण के बारे में जानते हैं आगे। अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु दुर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं करता। और आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुम्हें भूल तो नहीं की, सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया। इस अवतरण के जो कठिन शब्द है, दुर्त होता है कपटी, भ्रम होता है भ्रांति। इनके बाद प्रसंग वही लिखना है। व्याख्या करते हैं। मात्य, तुम्हें चाहे कोई नीति शास्त्र का गुरु बृहस्पति कहें या शुक्राचार्य, परंतु तुम वास्तव में बड़े कपटी हो। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति कपटी है तो उससे भूल नहीं हो सकती। दुर्वासिनी के कहने का अभिप्राय यह है कि कपटी व्यक्ति भी भूल कर सकता है। फिर वह शिखर स्वामी से प्रश्न करती है कि कहीं उसने भी तो आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में भूल तो नहीं कर दी। भ्रांतिवंश, चंद्रगुप्त जैसे धीर वीर पराक्रमी पुत्र को सिंहासन पर बैठाने की बजाय कायर
कलियुग और संकालु रामगुप्त उस सिंहासन पर नहीं बैठा दिया। इस अवतरण का आशय ही निकलता है। ध्रुवस्वामिनी के इस कथन में शिखर स्वामी को कपटी, रामगुप्त को कायर, कलियुग संकालु कहती है। आगे विशेष भाषा शैली के बारे में वहीं कहेंगे। जो आगे अवतरण है, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहां से चली जाऊंगी। इस अवतरण की हम व्याख्या करते हैं। ध्रुवस्वामिनी कहती है कि पुरुष समाज ने स्त्रियों को पशुओं के समान अपनी संपत्ति समझते हुए उन पर सदैव अत्याचार, अन्याय और उनका शोषण करते रहने की जो आदत बना ली है, वह आदत उसके साथ चलने वाली नहीं है। अर्थात वह रामगुप्त और शिखर स्वामी जैसों का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। ध्रुवस्वामिनी आगे कहती है कि यदि वह अर्थात रामगुप्त उसकी रक्षा नहीं कर सकता, अपने कुल की मान मर्यादा व अपने स्त्री के गरिमा या गौरव को नहीं बचा सकता, तो वह उसे इस प्रकार किसी दूसरे के हाथों बेच भी नहीं सकता। ध्रुवस्वामिनी के कहने का अभिप्राय है कि वह उनकी व्यवस्था के अनुसार सकराज के शिविर में नहीं जाएगी। इन पंक्तियों से केवल यही आशय निकलता है, अर्थात भावार्थ यही बनता है कि ध्रुवस्वामिनी का चरित्र एक सशक्त नारी के रूप में उभरता है और वह अत्याचार करने वालों का विरोध भी करती है। विशेष में वहीं लिखते रहेंगे बार बार